तो पहला आर्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मणिपुर। अभी हमको पता है कि मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपने चरम पे है। ठीक है, मणिपुर कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में एक सब टॉपिक है आपका नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स आते हैं? 8 स्टेट्स आते हैं, सिक्किम को भी अब इंक्लूड, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स। ठीक है, और सिक्किम को छोड़ के हर स्टेट में बाकी के जो 7 स्टेट्स हैं कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, कुछ ट्रबल्स हैं। क्या इश्यूज ट्रबल्स हैं? अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था। एक तो उसकी जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी होस्टाइल है। रीजन क्या है कि इंडिया से खाली एक पतली सी पट्टी से जुड़ी हुई है। कौन सी है वो पट्टी? चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वहां डेवलपमेंट का अभाव रहा है, एक रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है? दिल्ली के कॉन्शियसनेस में नहीं रहा है। ठीक है, दिल्ली के कंसाइंस से बाहर रहा है। मतलब काफी समय तक इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी समय तक नॉर्थ ईस्ट को हाशिए पे रखा गया, तो वहां पर डेवलपमेंट ठीक से नहीं पहुंची। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन यह है कि जो नेबर्स हैं हमारे, या तो वो होस्टाइल है या वो बहुत स्टेबल नहीं है। चाइना ऊपर है, बगल में म्यांमार है, वहां पे भी जो डेमोक्रेसी है हिली हुई है। ऑंग सू की सरकार गई तो कौन आ गया? मिलिट्री जंटा गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी भी देखने को मिलती है कि इंसर्जेंट्स जो हैं जो उपद्रव मचाते हैं, जो अलगाववादी शक्तियां हैं, जो अलग स्टेटहुड की मांग करती हैं या अलग नेशन की ही मांग करती हैं, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हम सुनते हैं। ठीक है, तो वो उपद्रव इधर करेंगे और कहां छुप जाएंगे? भाग के उस साल आपका भूटान में छुप जाएंगे या म्यांमार में छुप जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स के। ठीक है, और सरकार भी क्या की है, वहां पे डेवलपमेंट का अभाव रहा है। कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट्स, नॉट एनी वन गवर्नमेंट, लेकिन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हमको ये देखने को मिला है कि वहां पे उस तरीके से काम नहीं किया गया है जितना आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या जो अपना नॉर्दर्न इंडिया है, जिस तरह यहाँ पे एक पॉलिटिकल कंसंट्रेशन रहता है दिल्ली का या दिल्ली में बैठी सरकार का, वैसा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पे नहीं रहता है। ठीक है, तो दिस इज अ ज्योग्राफी। आज जो हम आर्टिकल करने वाले हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मणिपुर। अब देखो, जो 7 स्टेट्स हैं हर जगह दिक्कत है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाले स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? मणिपुर है और नागालैंड है। एक जमाना था जब मिजोरम में सबसे ज्यादा दिक्कत थी। मिजोरम की जो दिक्कत थी वो सबसे ज्यादा थी। एमएनएफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मिजो नेशनल फ्रंट। वो इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हो गए थे कि हमको अलग देश बनाने दो। ठीक है, जो सबसे बड़ा इनका नेता था कौन था? लाल डेंगा। ठीक है, लाल डेंगा जो था वो एक इंसर्जेंट था एक समय पे, लेकिन बाद में हमने क्या देखा? सरकार बातचीत करती है लेट 80s में, और लाल डेंगा आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के आ जाते हैं। कहां पे? मिजोरम में। तो मिजोरम में शांति जो है वो बहाल हो जाती है, शांति है वो आ जाती है। उसके बाद नागालैंड वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है। नागालैंड की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है और सबसे वायलेंट है। मतलब कश्मीर में जो टेररिज्म देखने को मिलता है वो भी इसके आगे बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि ये बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में हमको सुनने में नहीं आता है, इसलिए हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता है। लेकिन नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है, ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है, उसकी वजह से भी हमको ठीक ठाक इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। और सिर्फ वो नागालैंड तक सीमित नहीं है, उसमें आपका चपेट में असम का कुछ एरिया, मणिपुर का भी एरिया, नागालैंड का तो पूरा पूरा एरिया, अरुणाचल का भी जो नीचे वाला एरिया है, और साथ ही साथ म्यांमार का भी एक रीजन है, वो भी क्लेम करते हैं कि ये भी हमारे देश में होना चाहिए। जो देश वो बनाना चाहते हैं वो भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो मेजर दिक्कत है वो कहां पे है? मणिपुर में। मणिपुर पिछले 1-1.5 साल से काफी न्यूज में है। ठीक है, दूसरी जो मेजर दिक्कत है मणिपुर में। अब मणिपुर की ज्योग्राफी देख लो, ऑलमोस्ट क्या है? ये फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, मतलब गोलाई में है। ठीक है, और हमको ये भी पता है नॉर्थ ईस्ट की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड है, हिली ट्रैक्ट्स हैं, नदियां उनकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, ब्रह्मपुत्र हैं उनकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं।
तो इसकी वजह से यहां पे क्या है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो कार्रवाई करके छुप जाते हैं जंगलों में। ठीक है, ट्राइबल एरियाज बहुत ज्यादा हैं नॉर्थ ईस्ट में। इंसर्जेंसी का एक मेजर कारण क्या है कि ट्राइबल्स की बहुत हेट्रोजेनिटी है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो वो उनमें भी आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एक और रीजन है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का। सो इज द केस विद नागालैंड, सो इज द केस विद मणिपुर ऑल्सो, क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा क्या है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही साथ ट्राइबल नॉन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है। उसका एक प्राइम एग्जाम्पल क्या है, मणिपुर है। मणिपुर में मेजर टसल किन दो ग्रुप्स के बीच में है, कुकीज और मेटीज के बीच में। कुकीज जो है वो क्या है, वो ट्राइबल ग्रुप है, और मेटीज क्या है, वो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो ओबीसी ग्रुप है, ओबीसी ग्रुप है। ठीक है, तो 1-1.5 साल से मणिपुर में काफी समस्या है। प्रेसिडेंट रूल हम देख रहे हैं, यही देखते हुए काफी टाइम से डिमांड थी, ओपोजिशन भी कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं कर रहे हैं। फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो विजिट करने वाले हैं मणिपुर। और रनअप में क्या किया गया है, रनअप में एमएचए जो है वो हरकत में आ गई है, उसने बातचीत करना शुरू कर दिया है। किसके साथ, किसके साथ, एक तो वहां की सरकार के साथ, और दूसरा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी डायलॉग्स हैं। प्राइमरीली जो कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बात करना शुरू कर दिया। तो GS3 इंटरनल सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मणिपुर, प्रधानमंत्री जो है वो विजिट करने वाले हैं। इसके रनअप में हमने क्या देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने रिन्यू कर दिया है। क्या रिन्यू कर दिया है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है, जो लैप्स कर गया था पिछले साल सन 24 में, उसको दोबारा से रीनेगोशिएट करके इफेक्टिव कर दिया गया है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, अब सोचोगे क्या है, एसओ। ठीक है, 2008 में एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट मतलब त्रिपक्षीय समझौता। ठीक है, और क्यों होता है ये, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, काफी लंबे समय से चली आ रही थी। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी बहुत पावरफुल ग्रुप्स है, कई तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो सरकार एकदम उनको ऑल टुगेदर खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या है, फिर उपद्रव और बढ़ जाएगा। तो सरकार उनसे डायलॉग करती है, बातचीत करती है। तो 2008 तक कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे थे। अब कॉन्फ्लिक्ट के मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक हो गया कुकी का, केनो है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, यूपीएफ है, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुकी ग्रुप जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक यूएनएलएफ है, यूएनएलएफ जो है वो आपका मेटीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो 2008 में सरकार क्या करती है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स रहते हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करती है, एक त्रिपक्षीय वार्ता होती है। इसमें दिल्ली की सरकार मतलब होम मिनिस्ट्री बैठती है, केंद्र सरकार, दूसरा मणिपुर की गवर्नमेंट बैठती है, और तीसरा कौन, तीसरा ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो बैठते हैं। और ये कहा जाता है कि आप अपनी जो ऑपरेशंस हैं, जो कैंप्स लगाते हैं, ठीक है, रह रह के आप जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस उन पे हमला करते हैं, जो लोकल पुलिस है उस पे हमला करते हैं, इसको आप सीज करिए, और आपकी कुछ डिमांड्स हैं वो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। वो क्या डिमांड्स होती हैं, हो सकता है स्वायत्तता दे दी जाए, या कुछ उनके जेल में पड़े हुए लोग हैं उनको दोबारा से छोड़ दिया जाए। इस टाइप की जो डिमांड्स हैं वो सरकार मान लेती है। 2008 में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन होता है, और यही कहलाता है क्या, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। अब इस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को बार बार रीनेगोशिएट किया जाता है सन 2023 तक। 2008 में यह आता है, फाइनली 2023 में इसको रीनेगोशिएट करना बंद कर दिया जाता है। रीजन क्या रहता है, बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं थे, मतलब मणिपुर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एविक्शन नोटिस भेजते हैं कुछ गांव में, जो कुकीज को डिस्प्लेस करने की बात करता है। तो कुकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दोबारा से हरकत में आ जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्लैंप डाउन करती है इन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूपीएफ को। और उसके बाद से बीरेन सिंह की जो सरकार है वो क्या करती है, वो जो ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है इसको रिन्यू करना छोड़ देती है सन 2023 में।
तो 2008 से 2023 में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हमको देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से शांति बहाल थी 2008 से 23 तक मणिपुर में, वो क्या हो जाती है, वो सीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? बीरेन सिंह यूनिलेटरली पुल आउट कर लेते हैं ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से। इससे क्या होता है, कुकी ग्रुप्स हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बीरेन सिंह क्या है, मेटी कम्युनिटी से आते हैं। बीरेन सिंह जो है वो मेटी कम्युनिटी से आते हैं, तो एलिगेशन लगाया जाता है कि ये जो मेटी के इंटरेस्ट्स हैं उनका फायदा देख रहे हैं, जो मेटी ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट का फायदा देख रहे हैं। तो फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है, 2024 आते आते ये पूरा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है वो पूरा लैप्स हो जाता है। 2023 में निगोशिएशन जो है वो, जो रीनिगोशिएशन है वो बंद की जा रही है, और सन 24 आते आते हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है उसको पूरा लैप्स कर दिया जाता है। ठीक है, फरवरी में इस साल हमको क्या देखने को मिलता है, बीरेन सिंह हट जाते हैं, बीरेन सिंह जो है वो हट जाते हैं, और तब से हमको क्या देखने को मिल रहा है, मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल है। नहीं है बस। अब ज्योग्राफी जो है, वहां कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी हाल में क्यों शुरू हुआ है, पहले तो चल ही रहा था, पहले जमीन को लेके, जंगल को लेके, ठीक है, स्पेस को लेके लड़ाई चल रही थी, लेकिन अभी क्या कारण था, मेटी ग्रुप है जो एक ओबीसी ग्रुप है, नॉन ट्राइबल ग्रुप है, वो मांग करने लगा था कि हमको भी ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, हमको भी ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो वहां के ट्राइबल ग्रुप्स थे, नागा कम्युनिटी हो गई, नागास जो है वो सिर्फ नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुकी हैं, जो हैं, ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज आपका कहां है, मणिपुर में है। अब उनको लगा कि मेटी कम्युनिटी ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल ग्रुप है विद इन स्टेट, मेटी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत पावरफुल ग्रुप है, अगर इनको ट्राइबल दर्जा दे दिया जाएगा तो ये और पावरफुल हो जाएंगे और हम और ज्यादा हाशिए पे आ जाएंगे। मेटीज का जो काउंटर पॉइंट था वो क्या है, वो ये है कि मान लो ये मणिपुर है, मणिपुर जो है वो आपका स्टेडियम की तरह है, ठीक है, स्टेडियम की तरह है, ये आपका हिल एरिया है, और ये क्या है, वैली एरिया है। हिल एरिया जो है लगभग 90% कंप्राइज करता है, और वैली एरिया कितना है, 10% के आसपास कंप्राइज करता है। मेटीज जो हैं वो कितने हैं, करीब 43 to 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो भी कितने हैं, वो भी लगभग इतने ही हैं, वो भी करीब इतने ही हैं। बाकी कुछ मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, पंगल्स भी हैं वहां पे, ठीक है, पंगल्स भी हैं, वो भी वहां पर कंप्राइज करते हैं, लेकिन मेजरली हमको क्या देखने को मिलता है, मेटी कम्युनिटी है, दैट कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 43 to 44%। कुकीज जो हैं वो विद इन ट्राइबल सबसेट कितने हैं, 16% के आसपास है। अब वहां पे रूल के अनुसार हमको क्या देखने को मिलता है कि ट्राइबल सिर्फ हिल एरिया में रह सकते हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो सिर्फ आपका हिल एरियाज में रह सकते हैं, और जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बाकी आपका वैली एरिया में रह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन 50% के आसपास की है, उसको कितना एरिया एलोकेटेड है, सिर्फ 10%, क्योंकि हिल एरिया में कितने लोग कौन लोग रह सकते हैं, सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी रह सकते हैं। तो मेटीज का ये कंटेंशन है कि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, 45% के आसपास है, लेकिन हमको जो एरिया एलोकेट किया गया है विद इन स्टेट, वो कितना किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 10% का किया गया है। तो ये मेटीज का कंटेंशन है। तो उनको ये लगा कि जो रिसोर्सेज हैं, हिल के रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे हैं, ठीक है, उस पे पूरा से किसका है, ट्राइबल कम्युनिटीज का है, इसमें हमारा तो कुछ से है ही नहीं। टिम्बर बिजनेस है, उसमें भी पूरा कुकी जो ये कम्युनिटी है वो उन्होंने पैट बनाए रखी है। तो ये एलिगेशन किसका लग रहा है, ये आपका मेटीज का लग रहा है। तो मेटीज ने अभी 1.5 साल पहले डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमको नॉन ट्राइबल से ट्राइबल कम्युनिटी में मूव करो, मतलब हमको ट्राइबल स्टेटस दो, ट्राइबल का दर्जा दे दो, ठीक है। अब इसी पे बवाल शुरू हुआ है। कुकीज का कहना है कि मेटीज ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, ज्यादातर जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहां से आते हैं, मेटी कम्युनिटी से आते हैं।
वैली में जो बड़े बिजनेसेस हैं सारे मेटी ओन करते हैं, ठीक है। अगर इनको ट्राइबल स्टेटस दे दिया गया तो इनका जो फुटहोल्ड है वो हिल पे भी होना शुरू हो जाएगा, हिल पे भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ट्राइबल स्टेटस की डिमांड है, इसी की वजह से 1.5 साल पहले हमको कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा कॉन्फिगरेट होता दिखाई दिया होगा। तो समझ में आई बात कि व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड द सीन विच वी आर गेटिंग टू विटनेस इन मणिपुर, ठीक है। तो इसी के उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज ऑन हिज विजिट टू, ही इज सेट टू विजिट मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जाने के पहले एमएचए है वो हरकत में आई है, और एमएचए ने जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है इसको रिन्यू कर दिया है, साथ ही साथ एक चीज तो ये हुई है, दूसरा एमएचए ने निगोशिएट किया है कुकी ग्रुप्स के साथ कि नेशनल हाईवे 2 पे जो ब्लॉकेड आपने इतने समय से, इतने महीनों से लगा के रखा है, इसको आप लिफ्ट करिए, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल वो हम फैसिलिटेट कर पाए, जो अभी तक रुका हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से रुका हुआ है। आई बात समझ में? सो दिस इज अ होल इशू, दूसरा क्या है, कुकीज तो टेबल पे आ गए हैं, लेकिन मेटीज जो हैं वो खुश नहीं है। मेटीज वो ये कह रहे हैं कि कुकीज से बात करके जो दिल्ली की सरकार है वो क्या कर रही है, वो लेजिटिमेसी दे रही है, किसको? कुकीज को लेजिटिमेसी दे रही है, ठीक है। मेटीज का ये एलिगेशन है कि कुकी ग्रुप्स जो हैं, कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो आपका नार्को इंसर्जेंसी में भी लिप्त है, नार्को इंसर्जेंसी क्या हो गई? जब नार्कोटिक्स ट्रेड और इंसर्जेंसी का हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो हम इसको नार्को इंसर्जेंसी कहते हैं। इंसर्जेंट्स का मकसद क्या होता है? अपना कोई आइडियोलॉजिकल गोल है, टेररिस्ट हो गए या इंसर्जेंट्स हो गए, उनका गोल पैसा कमाना नहीं होता है, उनका गोल होता है अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशन, आइडियोलॉजिकल गोल को अचीव करना, अटेन करना। जैसे कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, पैसा उनका मोटिव नहीं है। सो इज द केस विद इंसर्जेंट्स। एक्सट्रीमिज्म हम कर रहे थे तो हमने ये बात की थी ना, एक्सट्रीमिज्म का गोल जो होता है वो आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल गोल होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो होते हैं जैसे नार्को टेररिज्म, स्मगलिंग, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, उनका एम होता है पैसा कमाना। जब नार्कोटिक्स मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम और एक्सट्रीमिज्म साथ आ जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? नार्को टेररिज्म या नार्को इंसर्जेंसी कहते हैं। तो नार्को इंसर्जेंसी इज नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी एंड नार्को ट्रेड। हमको यह देखने को मिलता है कि म्यांमार एकदम बगल में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, वहां पे आपका म्यांमार भी है। म्यांमार में एक मतलब 3 देशों को ले लें तो गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में क्या है? गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ठीक है, ये 3 कंट्रीज। तो ये जो रीजन है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें लाओस है, कंबोडिया है और म्यांमार है, ये बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, किसका? चरस और ये गांजे की खेती का। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, परपेचुएट करने के लिए। अब इंसर्जेंट्स को क्या चाहिए? असलहे चाहिए, सैटेलाइट फोन चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं इस गोल्डन ट्रायंगल से। तो मेटीज का एक एलिगेशन है कि कुकीज से बात करके सरकार क्या कर रही है? इन कुकी ग्रुप्स को लेजिटिमेसी दे रही है। तो यहां पर अभी हमको डेडलॉक देखने को मिल रहा है। वे अहेड, आगे करना क्या चाहिए सरकार को? व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट्स एक्शन? टू डिफ्यूज द प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट या मणिपुर पर से क्या क्या सरकारों को करना चाहिए? अब आपको सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ग्रेड कर लो, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स।
मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि हमको पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, विच वुड ऑल्सो इंक्लूड मणिपुर। उसमें मणिपुर आप डेवलपमेंट पहुंचाएंगे तो डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एंटीडोट है एक्सट्रीमिज्म का। आप डेवलपमेंट पहुंचाएंगे तो वहां के लोगों को क्या लगेगा कि दिल्ली की सरकार जो है वो हमारे बारे में सोचती है। ठीक है, तो पहला हो गया लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो भी इंप्रूव करने के लिए जो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है आप वो पहुंचाइए एज अ गवर्नमेंट। दूसरा, आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पीपल, मोर देन मूवमेंट ऑफ पीपल इट वुड बी मूवमेंट ऑफ आइडियाज, मोर देन मूवमेंट ऑफ पीपल इट वुड बी द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। आप मेन स्ट्रीम इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और हाँ लेकिन मतलब डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है उसको भी इंप्रूव करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी रखनी है। मतलब एक सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट, एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा सकते हैं। और व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट एक्शन, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे हाँ जनरल ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, और बॉर्डर मैनेजमेंट, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। हम अपने बॉर्डर को सील कर सकते हैं कि इंसर्जेंट्स की आवाजाही है चाहे भूटान में हो चाहे म्यांमार में हो वो आप सीज करिए। ठीक है, मतलब उनके पास लीवे, उनके पास इतना स्पेस नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे कांड करें, यहाँ के जो रिजर्व पुलिस है उस पर अटैक करें और भाग के छुप जाए म्यांमार में। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपके पड़ोसी देश हैं उनसे जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भूटान के साथ हमने ज्वाइंट ऑपरेशंस किए हैं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भूटान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट की कि हम यहां से अटैक करेंगे वो उधर आए तो आप उन पे अटैक करिएगा। तो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट और बायलैटरल एंगेजमेंट। फिर इस बार मेंस के क्वेश्चन में मतलब मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, किस पे आया है, एलडब्ल्यूई पे आया, लेकिन था क्या उसमें, एलडब्ल्यूई पे भी आया और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे भी आया है। तो उसमें यह है ना कि क्या क्या डायलॉग्स किए गए हैं भारत सरकार ने, ये हमने डिस्कस भी किया है कि केएनओ के साथ NSCN-IM, आइसेक मुइवा ग्रुप है नागालैंड का, NSCN खापलांग है, अलग अलग जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं हम उनके साथ निगोशिएट किए हैं, टर्म्स पे आए हैं। तो दूसरा क्या है कि हमको डायलॉग भी ओपन रखना है, डायलॉग भी ओपन रखना है, मतलब डायलॉग विथ इंसर्जेंट ग्रुप्स, विथ इंसर्जेंट ग्रुप्स। अब देखो, आप नेशनल इंटेग्रिटी को कंजर्व करने के लिए जब भी ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस चलाते हो तो वहां का जो आम जनमानस है उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रस्ट है वो डेवलप होता है स्टेट के प्रति। तो साथ ही साथ हमको वैम की स्ट्रेटेजी भी चलानी पड़ती है। वैम इज व्हाट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। अब ये सब टर्म्स आपको अपने आंसर, मेंस के आंसर में यूज करना है। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स क्या है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, ये इस पे भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैम एक स्ट्रैटेजी है कि आप जहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हो तो वहां पे बहुत हाई चांसेस रहते हैं कोलेटरल डैमेज होने के। कोलेटरल डैमेज क्या होता है, सामूहिक निच्छेद, मतलब नहीं एक बिल्डिंग आप उड़ाना चाह रहे हो दूसरी बिल्डिंग पे भी थोड़ी क्षति पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी को हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं। तो इससे क्या होता है, पब्लिक का डिस्ट्रस्ट है वो डेवलप होता है, वो आर्मी को अपना विलन समझने लगते हैं, वो सीआरपीएफ को अपना विलन समझने लगते हैं, इंडियन स्टेट को अपना विलन समझने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वैम जैसी स्ट्रैटेजी लगानी है। वैम मतलब कि जो भी फोर्सेस डिप्लॉयड है, जो भी स्टेट मशीनरी वर्क कर रही है उस एरिया में, वो क्या करें, वो पब्लिक का जो डिस्ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसमें कई चीजें होती हैं, देखा होगा कि जैसे इंडियन आर्मी है वो कश्मीर में कई गांव गोद ले ली, लड़कियों की शादी करा दी गरीब घरों से, ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट करा दिए, कबड्डी टूर्नामेंट करा दिया,
ठीक है, तो इस या पीस टाइम है तो आर्मी के डॉक्टर्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फ्री आई चेकअप क्लिनिक्स डाल दी, ठीक है, गांव वालों के लिए। तो ये सारी चीजें वैम स्ट्रेटेजी, तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से आपका स्टेबिलिटी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, उसको मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ सकते हैं, उसको आप इंडिया का जो डेवलपमेंट नैरेटिव है उससे कनेक्ट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। सो दिस वाज पीएम्स विजिट टू मणिपुर। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पुल आउट फ्रॉम इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल और हिंदू में भी आया था कुछ टाइम पहले। फ्रॉम इंडिया, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। तो अभी हमको क्या देखने को मिला है, अभी हमको ये देखने को मिला है कि इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी है, काफी अच्छे से ग्रो की है। अगर 2021 से 24 का हम कुमुलेटिव डेटा लें, 2021 से 24 का हम कुमुलेटिव डेटा लें तो हमको दिखेगा कि इंडियन इकोनॉमी है वो 8.2% के रेट पे एवरेज ग्रो की है, 8.2% के रेट पे एवरेज ग्रो की है, जो कि अपने पीयर्स से, सिमिलरली सिचुएटेड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उससे बहुत तेजी से ग्रो की है। बाकी इकोनॉमीज 4.5, 3 समथिंग पे ग्रो कर रही है, हम जो है वो 8.2% पे ग्रो किए हैं एवरेज 21 से 24, 21 फिजिकल ईयर 21 से लेके फिजिकल ईयर 2024। डिस्पाइट दैट व्हाट वी आर गेटिंग टू सी कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से डिप कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तेजी से डिप कर रहा है। अगर पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें, मतलब फिजिकल ईयर 2021 से लेके फिजिकल ईयर 2025-26 जो अभी करेंटली रन कर रहा है, हमको देखने को मिला है खाली एक साल था फिजिकल ईयर 23-24, जहां पे हमको क्या देखने को मिला है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो हुआ है, नेट इनफ्लो हुआ है। अदरवाइज जो 4 साल हैं, चाहे सन 20-21 हो, 21-22 हो, या आपका 24-25 हो, या अभी प्रेजेंट जो 25-27 के आपके 3 क्वार्टर्स निकल चुके हैं, उसमें हमको यह देखने को मिल रहा है कि हमको हमारे देश से पैसा जो है वो बाहर गया है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। खाली एक साल आया है जहां पर हमको नेट इनफ्लो देखने को मिला है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो ये क्या है, ये बेसिकली एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, जब आपके मैक्रो फंडामेंटल्स, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, ये सब अच्छे शेप में हो, रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रहे हो, तो हमको ये देखने को मिलता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन यहां पे एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ रही है, विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वो देखने को ये मिल रहा है कि हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स तो अच्छे हो रहे हैं, बट व्हाट वी आर विटनेसिंग इज डेक्लाइन और प्लमेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है प्राइमरीली? वो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है। एक होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कि हम अपनी इकोनॉमी में खुद एज डोमेस्टिक सेवर्स कंट्रीब्यूट करें, तो दैट इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हम भी कर सकते हैं। यहां के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एलआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एसबीआई है, इनके पास ठीक ठाक प्रॉफिट्स हैं, ठीक ठाक कॉर्पस है फंड्स का। तो ये जब इन्वेस्ट करती हैं तो वो एज अ डीआईआई इन्वेस्ट करती हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन बाहर से जो पैसा आता है, बाहर से जो पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है प्राइमरीली 2 टाइप की होती है। क्या? एक होती है एफडीआई और दूसरा होता है एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? एफआईआई को हम हॉट मनी भी कहते हैं, मतलब सवेरे आया शाम को चला गया। सवेरे आया उसको लग रहा है इंडियन मार्केट ज्यादा पैसा देगा, लेकिन दोपहर में एफआईआई को लग रहा है कि भाई टोक्यो का मार्केट हमको ज्यादा पैसा देगा। तो एफआईआई का पैसा है वो आपका कहां लगता है? शेयर मार्केट में लगता है। इसीलिए इसको हॉट मनी या फ्लाई बाय मनी भी कहते हैं। ये प्रॉफिट खोजता है, इमीडिएट प्रॉफिट खोजता है। दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो स्थायी नेचर का होता है, उसमें परमानेंसी होती है। इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाए जाते हैं, इसमें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल कैपिटल है, वो भी रेस किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया एफडीआई का? जैसे हुंडई कहां की कंपनी है? साउथ कोरियन कंपनी है, उसने चेन्नई में अपना प्लांट लगाया है, तो इसको हम एफडीआई कहेंगे। एफआईआई क्या हो गया? जैसे बर्कशायर हैथवे है, बर्कशायर हैथवे का नाम सुना है? वैरेन बुफे, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी,
उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। उन्होंने देखा कि भाई इंडियन कैपिटल मार्केट में सेंसेक्स है आज 80,000 से 80,250 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 250 कमा सकते हैं एडिशन। तो हम क्या करें, $2 बिलियन डाल देते हैं। शाम तक जैसे धनतेरस आ रहा है, धनतेरस में क्या होता है, आपको अचानक से FII या DII का इनफ्लो बहुत ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि धनतेरस में मार्केट जो है भागता है, मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो FII का पैसा जो है वो आपका लार्जली कैपिटल मार्केट में लगता है। FDI जो है वो परमानेंसी, ये इंडिया में फिजिकल इंफ्रा है वो क्रिएट करता है, फिजिकल इंफ्रा है वो क्रिएट करता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखे हुए हैं कि 2047 तक हमको विकसित हो जाना है, एक चीज। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारे पास फंड्स का शॉर्टेज है, पॉसिटी ऑफ फंड्स, वी आर विटनेसिंग द पॉसिटी ऑफ फंड्स। हमको ठीक ठाक फंड्स चाहिए। ठीक है, तो फंड्स आएंगे कहां से, विदेश से। रीजन क्या है, फॉरेन से फंड्स लेने का रीजन क्या है, सस्ता जो क्रेडिट है जो हम बाहर से लाते हैं वो सस्ता क्रेडिट होता है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ऐसा नहीं कॉन्गो से और आपका छोटी छोटी कंट्री साउथ अफ्रीका से आ रहा है, ये पैसा आता है मेजरली यूरोप से, अमेरिका से, क्योंकि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं यानी सैचुरेटेड इकोनॉमीज हैं। बेस इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है। बेस इफेक्ट कैसे पिक्चर में आ जाता है, मैं एग्जांपल देता हूं बार बार, कि कोई 50% नंबर लेके आ रहा है, उसके लिए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, वो 80% मेहनत करके 80% ला सकता है। बट कोई ऑलरेडी 95% ला रहा है, तो उसके पास अगले एग्जाम में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं बचता है। तो यही यही आपका एनालॉजी हम प्लेस कर सकते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उनके पास जो है वो वही संभालने बहुत बड़ी बात है। डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको अभी डेवलप्ड होना है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको ग्रेजुअली और डेवलप्ड होना है। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं बहुत सस्ते दर पे लोन दे पाती है। तो इंडिया को क्या चाहिए इस समय, सस्ता लोन चाहिए, सस्ता फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद हमको देखने को मिला कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो लिबरलाइज हो गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो इंटरकनेक्टेडनेस है आउटसाइड इंडिया वो बढ़ गया है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो भी बढ़ने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रोल रहा है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में पोस्ट LPG, वो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हमने देखा नए शहर आ गए, गुड़गांव आ गया, हैदराबाद आ गया। IT सेक्टर हमारा बहुत तेजी से ग्रो किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बहुत अच्छे से ग्रो किया है, फार्मा सेक्टर है बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक अहम रोल रहा है। पिछले 4-5 साल में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एक एक्सलरेटेड पेस था वो दोबारा से डिसेलरेट हो रहा है, वो दोबारा से उसमें एक धीमी गति आ रही है। इसी पैराडॉक्स को इस आर्टिकल ने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट वी आर विटनेसिंग द स्लो पेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पिछले 5 में से 4 फिस्कल ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे हमको नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। सन 23-24 फिस्कल ईयर 23-24 ही बस एक अपवाद रहा है, एक एक्सेप्शन रहा है, where we witnessed net inflow. Otherwise, in all the 4 years out of 5, we have witnessed what? Net outflow. तो इसके रीजंस क्या हैं, बताओ। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, वॉर एक रीजन ये हो गया, कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एक रीजन ये हो गया। रशिया यूक्रेन चल रहा था, उसी में इजराइल पैलेस्टीन आ गया, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो आपकी डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो ग्लोबल बिजनेस सेंटिमेंट है वो डैम्पन हुआ है, वो खराब हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन है। और बताओ, टैरिफ वॉर क्यों नहीं आएगा, टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर। टैरिफ और ट्रेड वॉर मतलब ट्रंप के आने के बाद से हमको क्या देखने को मिला है कि ये प्रॉब्लम है और ज्यादा एक्सेंचुएट हुई है, ये प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि अब हम मल्टीलेटरलिज्म से यूनिलेटरलिज्म की ओर मूव कर रहे हैं। कंट्रीज हैं वो इनवर्ड लुकिंग होती जा रही हैं।
जो मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स हैं वो क्रम्बल कर रहा है, WTO के जो नॉर्म्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्रम्बल होते दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है ग्लोबली वो डैम्पन होता दिखाई दे रहा है। तो टैरिफ ट्रेड वॉर एक दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन हो गया कि इंडिया है वो बहुत लंबे समय से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो आपका फार्मा हो, आईटी हो, मल्टी ब्रांड रिटेल हो, रियल एस्टेट हो, ठीक है। तो ये कंपनियां बहुत अच्छे से ग्रो की, ये कंपनियां बहुत अच्छे से, स्टार्टअप्स शुरू हुए थे, ठीक है। तो ये जो है आपका सन 2000 के बाद से ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। कई सारे जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वीसीस, प्राइवेट इक्विटी वीसीस पढ़ा ना इकोनॉमी में, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, वो इंडियन स्टार्टअप्स में, इंडियन कंपनीज में बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहे थे। 2020-21 आते आते हमने क्या देखा, इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैच्योर हो गई। 20-21 आते आते इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी मैच्योर होने लगी। मैच्योरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे इंदिरा विकास पत्र पिछली जनरेशन लेती थी तो क्या होता था, 7 साल में 8 साल में वो पैसा डबल कर देती थी। तो क्या होता था, जब 7वां साल आता तो पैसा पुल आउट किया जाता था ना। तो 2020-21 ऑनवर्ड हमको क्या देखने को मिला है, कई सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पहले की गई थी वो मैच्योर होती दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से काफी पैसा जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पुल आउट कर रहे हैं। तो एक रीजन ये भी है 2020-21 से अभी तक पुल आउट का एक मेजर रीजन क्या रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में मैच्योर हो गई थी। मतलब वो जो काम करने आई थी वो कर ली, जो मुनाफा उनको कमाना था वो कमा लिया, वो उसको वापस अपने देश लेके जा रही है। फिर क्या है, चौथा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम पढ़ते हैं ना ये AD इक्वल टू C+I+G प्लस NX। कोविड आया तो क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। कोविड कब आया, 2020 स्टार्टिंग पहले क्वार्टर में। तो लॉकडाउन लगा तो प्राइवेट कंजम्पशन है वो नील, लोग घरों में बंद हैं, लोग घरों में बंद हैं तो वो निकल के बाहर खर्चा नहीं कर रहे हैं। वो खर्चा नहीं करेंगे तो जो फर्म्स हैं वो गुड्स और सर्विसेज बनाएंगी क्यों, तो वो इन्वेस्टमेंट करना भी बंद कर दी। लॉकडाउन लगा है तो दूसरे देशों में भी लगा है, तो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आपके, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी बंद हो गया। तो सरकार ने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड को बहुत नीचे गिरने नहीं देना है, तो सरकार ने पैसा खर्चा करना शुरू किया कि मतलब एग्रीगेट डिमांड को ऊपर बढ़ाए रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन है वो भी फॉल्टर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट है वो भी फॉल्टर कर रहा है, और जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आपके सीज हैं। तो सरकार ने, यही समय था जब PLI स्कीम आई, PM किसान में पैसा बांटना शुरू किया गया 6-6 हजार किसानों को, कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। पैसा पहुंचेगा तो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगी, वो दोबारा से ऊपर उठेगी, ठीक है। तो अब सरकार के पास भी क्या है, सरकार के पास भी एक लिमिट है, सरकार उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। तो सरकार कॉर्पोरेट से कहना शुरू की कि भाई हमारा हो गया, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब हमको फिस्कल रिफॉर्म बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है FRBMA, उसके प्रोविजंस का भी पालन करना है। तो हम फिस्कल डेफिसिट को और ज्यादा बलून होने नहीं दे सकते हैं। यहां तक हमने संभाल लिया, अब तुम संभालो। तो जो आपके फर्म्स हैं कॉर्पोरेट इंडिया, उनसे कहा गया अब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। कॉर्पोरेट जो है वो बहुत पैसा कमाए, लॉकडाउन के बाद खुला है जब मार्केट, तो उसके बाद अर्निंग्स अच्छी हुई हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स हैं वो आपका अब पैसा खर्चा नहीं, अब नया इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका बहुत कम हो गया है, बहुत सीज होता है, ये रिकवर नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स भी लेके आई, PLI स्कीम लेके आई, DLI स्कीम लेके आई। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी कट किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा तो सरकार को लगा कि भाई ये जो इंडिया इंक है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो और पैसा जो है वो बाहर आके खर्चा करेगा, लेकिन वो भी नहीं करते दिखाई दिया। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफी वीक है इस समय, वो अभी काफी वीक है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी गिरी हुई हैं, और आगे इनके पाइपलाइन में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाइपलाइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब हमारे फेवर में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है कि महिंद्रा जो है वो और प्लांट्स लगाए, टाटा जो है वो और प्लांट्स लगाए, गोदरेज जो है वो और प्लांट्स लगाए, तभी हम उनके शेयर्स खरीदेंगे ना। लेकिन वो जब नए प्लांट्स लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम भी उनके शेयर्स नहीं खरीदेंगे। हम नहीं शेयर्स खरीदेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं खरीदेंगे।
तो इसकी वजह से जो पैसा मैच्योर हो रहा है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा है, उसको वापस से पुल आउट कर लिया जा रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये आपके कुछ रीजंस हैं। फिर क्या है, पांचवा एक रोल है, रोल ऑफ डीआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये काफी पैसा जो है वो पंप इन करना शुरू कर दिए हैं, ये काफी पैसा जो है वो पंप इन करना शुरू कर दिए इकोनॉमी में, ठीक है। तो नई इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं आ रही थी, तो एक रीजन ये भी है कि डीआईआई ने जो वैक्यूम है वो भर दिया, तो एफआईआई है वो भी अपना पैसा जो है वो पुल आउट करना दोबारा से शुरू कर दिए और नया पैसा डालने से वो बचने लगे, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन रीजंस। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको डेवलपिंग से डेवलप्ड होना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की हैं इस बार। गवर्नमेंट, हम बात करते हैं ना, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, ये क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल, यहां पर नेशनल इनकम हम लेते हैं। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। ये एडी जो है यही है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे इंटरसेक्शन होता है और आप इसको एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट करते हैं, वही क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाती है कंट्री की, जहां पे एडी और एएस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये एडी है, ये एएस है, ठीक है। तो सरकार के या इकोनॉमी के इंटरेस्ट में क्या है, सरकार के या इकोनॉमी के इंटरेस्ट में क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो परपेचुअली ऊपर मूव करते रहनी चाहिए। तभी क्या होगा, आपकी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। कोविड में यही एडी को नीचे ना आने देने से रोकने के लिए सरकार जो है वो जी वाला कंपोनेंट है उस पर पैसा खर्चा करना शुरू की, लेकिन उसको क्या लगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो उसने कहा कि कॉर्पोरेट से ये बोला कि भाई आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, हम कब तक पैसा खर्चा करेंगे। तो अभी सरकार ने क्या किया, इस साल दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से इंडिया में आए। एक हुआ है जब बजट पेश हुआ है, बजट पेश हुआ है तो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है, 12 लाख की इनकम है, उसमें प्रोविजंस का यूज करके आप जीरो टैक्स कर सकते हैं, जीरो टैक्स, ये तो पता है ना सबको। दूसरा ये किस फ्रंट पे हुआ है, ये डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे हुआ है, ये डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे हुआ है। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे अभी हमको क्या देखने को मिला है, जीएसटी 2.2, जहां पे हम ऑलरेडी एक पैराडाइम रन कर रही थी जीएसटी की, उसको और ज्यादा रैशनलाइज कर दिए हैं। हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्लैब से किस पे आ गए हैं, 2 स्लैब स्ट्रक्चर पे। कौन कौन से हैं वो स्लैब्स, 5% और 18%, ठीक है। तो पहले कितने थे आपके, 5, 12, 18, 28 थे, ठीक है। अभी क्या है, अब बस 5 और 18 कर दिया, 28 वाली चीजें 18 में आ गई हैं और 12 वाली चीजें सब 5 में आ गई हैं, ठीक है। कई चीजों को जीरो टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट रखे गए हैं, जैसे जो पहले भी थे, जैसे सिन गुड्स पे और लग्जरी गुड्स पे 40% का एक स्पेशल रेट रखा गया है, और बुलियंस के ऊपर, गोल्ड पे, ऑर्नामेंट्स वगैरह पे 0 to 3% का पहले भी था, वो आज भी रखा गया है, ठीक है। तो 5 से 18%, इससे क्या होगा, इससे लोगों की जेब में और पैसा सरकार डालना चाह रही है। पहले डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आपने इनकम टैक्स क्या किया, जीरो कर दिया 12 लाख तक, यूजिंग प्रोविजंस, और दूसरा अब इनडायरेक्ट टैक्स पे सरकार आ गई। ये रिफॉर्म्स अनाउंस हो गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से ये लागू हो जाए, मतलब अभी 22 सितंबर से, हाँ धनतेरस के आसपास ये लागू हो जाएंगे, 22 सितंबर से ये लागू हो जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, मतलब लोग बाहर निकल के और पैसा खर्चा करेंगे। लोग जब बाहर निकल के पैसा खर्चा करना शुरू करेंगे तो फर्म्स के पास इंसेंटिव हो जाएगा कि वो अपने प्लांट्स को और एक्सपेंड करें। अभी कल के अखबार में था कि नेक्सॉन और ये जो 4 मीटर से छोटी गाड़ियां हैं वो 75,000 से 85,000 रुपए सस्ती हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो किया, महिंद्रा, हुंडई वो क्या करेंगे, वो अपना प्लांट एक्सपेंशन शुरू कर देंगे। तो कंजम्पशन बढ़ी तो उसके बाद उसका डोमिनो इफेक्ट क्या रहेगा कि इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ने लगेगी। तो जब दो कंपोनेंट्स एक साथ बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका ऊपर जाने लगेगी। एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाने लगेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एक
कॉन्फिडेंस हिल गया था इंडियन मार्केट में, वो दोबारा से रिवाइव होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए ये दो मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। दोनों क्या है, जीएसटी 2.0 तो एक आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इसके इंप्लीकेशन अब आपको 3 से 4 क्वार्टर बाद बहुत अच्छे दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू एफआई पुल आउट फ्रॉम इंडिया, क्या क्यों हो रहा है और इसको कैसे क्योर करने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा, एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्रंट पे। और भी आपके पास कुछ पॉइंट्स हो तो आप लिख सकते हैं। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी का भी यूज किया जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी का और भी यूसेज किया जा सकता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी रेजिम को और ज्यादा सीमलेस बनाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक से उनको क्योर किया जा सकता है। इन सारी चीजों से एग्रीगेट डिमांड आपका ऊपर बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ लॉन्ग रन में आपका एग्रीगेट सप्लाई भी मूव करेगा, लॉन्ग रन में आपका एग्रीगेट सप्लाई भी मूव करेगा, ठीक है। तो इससे जीडीपी और बढ़ेगा, एडी भी बढ़ रहा है, एएस भी बढ़ रहा है, तो आपकी जीडीपी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये फार राइट मूव करते रहना चाहिए, मतलब ये इधर मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आपके इंडिकेटर्स अच्छे रहेंगे, फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे तो आप और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडीआई हो, एफआईआई हो, आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस पे, पहले पे दूसरे पे? चलो एक टास्क में दे दूंगा, टास्क प्रोग्राम में एक इस पे दे दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विरोधाभासी समस्या का सामना कर रही है जिसमें मैक्रो फंडामेंटल तो अच्छा है लेकिन वित्तीय संस्थान पीछे हट रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए और अन्य उपाय सुझाइए। Indian economy is facing paradoxical problem of good macro fundamentals but FI pull out. What are the reasons for it? Throw light on initiatives taken by the government and also suggest measures. मतलब सरकार ने क्या कदम उठाए और आपको, मतलब आपके कुछ सुझाव हैं वो क्या होंगे, ठीक है। दिस यू हैव टू राइट सेकेंड आंसर।